नमस्ते। नमस्ते। सबका खाना हो गया? खाना खा लिया सबने? कोई भूखा तो नहीं बैठा ना? फलाहार। ठीक है, कम था क्या? ठीक है, सुबह में फिर मिलेगा। तो मेरा नाम है डॉक्टर सुमित रावत और आज का टॉपिक क्या रहेगा? हेल्थ। किसके ऊपर रहेगा? हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर। बाहर नहीं जाना? जा सकते हैं बाहर। अभी तो वही बाहर जाके क्या खाए अभी। मेरे को तो बहुत सारे टॉपिक पसंद है मैम। वैसे भी हमारे पास कोई टाइम नहीं है ना, ऑप्शन है। कॉमन डिजीजेस पे थोड़ा लाइट डालना, लाइक शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। और किसी की और फरमाइश? डायबिटिक्स, रिवर्स, नेचुरोपैथी लाइफ कैसे फॉलो कर सकते हैं रेगुलर, और मेंटल हेल्थ पे। और किसी की कोई इच्छा? कोई अंताक्षरी खेलने नहीं आया इसमें? मैं बोल रही हूँ, उनको बोल नहीं रही। अंताक्षरी के लिए बोल रहे थे, वो तो इधर बोलना था ना। Actually, my thing is, I know we are listening and we are reading a lot this 1 week, but how much actually we can really follow by after going home? That's what I'm asking. So, Which you want to follow? no, whatever these things, like from morning to evening, at least like cleaning whatever it is, and how many things you can really follow practically? That's what I'm thinking. So that's why in my mind. हाँ, और कोई इच्छा? और किसी की इच्छा? ठीक है, मैं इन पे किसी पे भी बात नहीं करना चाहता। देखो, आज का सिनेरियो देखो हेल्थ का, बहुत डिफिकल्ट हो गया डॉक्टर को ट्रीटमेंट देने में और पेशेंट को दवाइयाँ पहुँचाने में। ठीक है, आप अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया का बेंगलुरु शहर इंसुलिन पेन तो सबको पता है, सारे बिजनेसमैन बैठे हैं ना। इंसुलिन पेन का बिजनेस के लिए हब बना हुआ है बेंगलुरु शहर। अलग अलग कंपनी की आ रही है। किस पहले आते थे 24 घंटे, अब 8 घंटे। नहीं आ रहा आवाज? इसमें तो और भी क्लियर नहीं आएगा। देखो आगे आ जाओ आप। इसलिए मैं बोलता हूं पीछे वाले आगे बैठिए, ठीक है। ऐसे ही यूरोप कंट्रीज में जाइए आप। यूरोप कंट्रीज में मेल से ज्यादा फीमेल्स शेविंग कर रही हैं आजकल। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियों का, जिसने अभी स्कूल भी नहीं देखा, उसको पीरियड आना चालू हो गया। ठीक है, आप लोग तो खैर अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं और उसी में ही डूबे रहते हैं। एक डॉक्टर को पूछिए कि उसको कितना टेंशन रहता है। ये सारी टेंशन है कि कितना मतलब चेंज हो गया पूरा सिनेरियो। ये अच्छी बात है क्या कि बच्ची अभी स्कूल नहीं जा रही, उसको पीरियड आने लग गया है। आजकल पता नहीं चल रहा है कि फीमेल जा रही है या मेल जा रहा है। हमारे आगे कौन बैठा है कुछ पता नहीं चल रहा। खुद को ही उसको पता नहीं कि हम मेल हैं फीमेल हैं, कुछ नहीं चल रहा था। एक दवाई चालू हुई कि 10 उसके पीछे पीछे चालू हो गए है। कितनी टेंशन वाली बात है। आप लोग डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करते हैं। पहले देखते हैं डॉक्टर प्राणा, डॉक्टर सुमित रावत, हाँ वो ठीक है, वो पिछली बार मिला था मैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अमित रावत, उसके बाद कोई और तीसरा प्राणा रावत, मतलब डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज। उसके बाद अब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चेंज, फिर वो हॉस्पिटल से भी चेंज होके आप कंट्री ही चेंज कर देते हैं। कितना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, दवाइयों पे दवाइयां चल रही हैं आपकी, आपको खुद ही पता नहीं कि कौन सी दवा किसके लिए दिया डॉक्टर ने, क्योंकि सारा ऐसे खिचड़ी बना के रख दिया।
ठीक। इवन अभी उस पर भी फिर बिजनेसमैन वालों ने क्या कर दिया, प्लास्टिक की पन्नियां रख दिया अलग अलग पॉकेट वाला, ये सोमवार को, ये मंगल को, ये बुध को ऐसे खाना है। फिर तीसरे बिजनेसमैन वाले ने और कर दिया, ये मॉर्निंग खाओ, ये आफ्टरनून खाओ, ये शाम को खाओ, ऐसे कर दिया। मतलब कितनी दवाइयाँ चल रही, और हमें एक्चुअल में पता नहीं कि दवाइयाँ खाना भी है कि नहीं खाना है। ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ कराना चाहिए हमें ये पता नहीं। तो उस पर मेरा आज का चर्चा है कि आखिर नेचुरोपैथी क्यों, क्या है नेचुरोपैथी क्यों। हम बोलते हैं दवाइयाँ बंद कर दो, है ना, तो आप लोगों को लगता है कि इनके यहाँ तो ऐसे चलता है, बाहर जाके तो हमें फिर दोबारा चलता है। तो उसी पे मेरा चर्चा है कि अगर दवाइयाँ खाना है तो किसको खाना है, और नहीं खाना है तो किसको नहीं खाना है। तो थोड़ी सी मेरी कोशिश रहेगी, मैं डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि डीप में एक हफ्ते में आप ना तो डॉक्टर बन पाएंगे, ना मैं आपको डॉक्टर बना पाऊंगा। तो अगर ओवरव्यू भी आपकी समझ में आ गया, मेरे कहने का एक लाइन भी आपकी समझ में आ गया, तो आपकी जिंदगी में वो भी काफी बड़ा गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से नए साल का आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हर बार तो आप ही देते हैं गिफ्ट, हम तो कुछ दे नहीं पाते हैं, तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन मैंने किया आपकी तरफ से कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आप लोगों ने बोला ना कि इस दवाई पे बता दो, इस रोग पे बता दे कि क्या करना है। ऐसी ही शास्त्रों में भी चेलों ने अपने गुरु को पूछा, इवन राम ने भी अपने गुरु किसको पूछा, वशिष्ठ मुनि को भी पूछा कि ये स्वास्थ्य क्या है, ये डिजीज क्या है, मैं अगर कोई बीमार हो गया तो उसको क्या करना चाहिए। और सारा हमारा जो पुराना शास्त्र है उसमें इसका अच्छे से वर्णन है। लेकिन आजकल क्या हो गया, एविडेंस बेस्ड। तो इससे बड़ा क्या एविडेंस होगा कि उन लोगों ने किताबों में भर भर के लिख दिया सारा एविडेंस। पहले रिसर्च तो ऐसा नहीं था ना कि नेट था, पहले तो यही था कि एक्सपीरियंस के आधार पर ही ट्रीटमेंट दिया जाता था और उस पर ही बुक लिखी जाती थी। अभी भी तो रिसर्च करके बुक ही लिख रहे हैं ना, रिसर्च करके आप लोग बुक ही तो कर रहे हैं, वही बाद में शास्त्र का रूप ले लेगा। तो वो पहले हमारे मुनियों ने कर दिया। तो बात है कि हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, किस डिजीज में क्या करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट किसको लेना चाहिए। तो राम ने भी अपने गुरु वशिष्ठ को पूछा। ऐसी सभी शास्त्रों में लिखा है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। रावण का नाम आपने सुना होगा, बड़ा वैद्य था, उसने भी रावण संहिता लिखी अपनी, 3 बुक हैं उसकी। ठीक है, घेरण संहिता, उन्होंने योग के माध्यम से हेल्थ के बारे में बताया। वशिष्ठ ने भी अपना लिखा। वशिष्ठ रामायण किसने पढ़ा है, रामायण भी है उसकी। ठीक है, ऐसी हेल्थ के बारे में उन्होंने पूछा कि हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है और ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो मैं थोड़ा बेसिक कवर करके चल रहा हूं आगे। तो हेल्थ के बारे में हमारे टोटल शास्त्रों ने बोला है कि हेल्थ क्या है, कि हेल्थ 3 दोष, ठीक है, और उनका जो मल निकलता है, टॉक्सिन्स, ठीक, और मन का कारण, मन प्रसन्न हो, तीनों दोष अपने समान मात्रा में रहे। ठीक है, जितने भी रस धातु वगैरह हमारी बॉडी में सब शांत रहें, बैलेंस रहें, और मल भी बैलेंस रहे, यानी कि टॉक्सिन्स भी बैलेंस रहे। देखिए, तो वो तो हो गया स्वास्थ्य। और उसी को WHO ने बोल दिया कि द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग। ठीक है, कि ये सभी रूपों में आप, ये फिजिकली रूप में भी आप स्वस्थ हो, मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी आप स्वस्थ रहें। इवन जब उन्होंने ईस्ट साइड में देखा कि यहाँ स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, तो उन्होंने लास्ट में 1953 के अराउंड उन्होंने अपनी डेफिनेशन में और ऐड किया कि स्पिरिचुअली भी वेलबींग होना ही स्वास्थ्य है। सोचो। तो अब मैं फिर वापस जा रहा हूं शास्त्रों में कि क्या है। 2 प्रकार के रोग बताए गए हैं शास्त्रों में। ठीक, एक बताया गया है आधिज व्याधि, एक बताया गया अनाधिज व्याधि। आधिज व्याधि, अनाधिज व्याधि।
तो पहले आधिज व्याधि को बताता हूं मैं हटके में एक लाइन में। आधि, धी बोले तो बुद्धि, ठीक, और आ अगर उस पर लग जाता है तो आ प्रत्यय लगने से आवरण, आ मीन्स आवरण, कवर, तो आवरण लग जाता है जब बुद्धि के ऊपर, तो उसे बोलते हैं आधिज, और व्याधि मतलब रोग। दूसरा है अनाधिज, अनाधिज यानी कि धी, बुद्धि के ऊपर जब आवरण नहीं लगा रहता है और उसके कारण कोई रोग हो जाता है तो उसे बोलते हैं अनाधिज व्याधि, ठीक। तो पहले मैं अनाधिज को ही खत्म कर देता हूं। तो अनाधिज बोला कि अनाधिज में क्या क्या आएंगे, कौन कौन से रोग आएंगे, तो उसमें ऐसे रोग बताए गए हैं। मैं पहली लाइन में बोल दिया कि जिस रोग में बुद्धि के ऊपर आवरण ना लगा हो वो सारा अनाधिज व्याधि में आता है। तो उसमें जैसे कि चोट वगैरह लग गया आपको, ठीक है, किसी को सांप ने, बंदर ने, कुत्ते ने काट दिया, ठीक है, ये सारे, जैसे बाढ़ में कोई ग्रसित हो गया, इन्फेक्शन हो गया किसी को, ये सारे आते हैं अनाधिज व्याधि। ये आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी यानी कि हमारे शरीर के बाहर जिसका कारण हो, ठीक है, वो सारे अनाधिज व्याधि में आए। बड़ा डीप है, थोड़ा आपको पहले पहले बोर लगेगा लेकिन बाद में समझ में आएगा। तो अनाधिज व्याधि का कारण बॉडी के आउटसाइड है, ठीक है। तो उसका उन्होंने बोला कि फिर कॉज क्या है, तो कॉज आउटसाइड ऑफ द बॉडी ही है उसके। तो फिर रोग का इलाज कैसे होगा, तो इन रोगों का इलाज भी आउट ऑफ द बॉडी ही रहेगी। अगर आपको किसी पत्थर से चोट लग गई, डंडे से चोट लगी, हथियार से चोट लगी, तो उसका सर्जरी तो करना ही पड़ेगा, वो तो अंदर से कुछ नहीं होगा। इन्फेक्शन हो गया आपको, उसका तो दवाई खाना ही पड़ेगा, है ना। और किसी बंदर कुत्ते ने काट दिया तो उसका तो वैक्सीन लगेगा ही, ठीक है। सांप ने काट दिया उसके लिए तो दवाई बाहर से लगेगी। कोई बाढ़ ग्रसित हो गया, उसमें आधा शरीर चला गया, सर्जरी तो होगी ही। तो इन रोगों में इलाज बताया गया है कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, मंत्र, ठीक है, सर्जरी, इन रोगों का इलाज है। एलोपैथी तो अभी बनाना, तो दवाइयाँ जो भी आप दवा दारू करते हैं वो सारा आउटसाइड ऑफ है ना ऑफ बॉडी, ठीक। तो उसमें आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, कोई यहाँ इन्फेक्शन के कारण आया है नेचुरोपैथी में, कोई किसी को चोट वगैरह लगा हो उसके कारण आया है यहाँ, किसी को बंदर कुत्ते सांप ने काटा है वो ऐसा लोग आया है, कोई मेरे उत्तराखंड से आया है कि वो भाई बाढ़ में ऐसे हो गया, पूरा पहाड़ी गिर गया और उसका कुछ चोट लग गया, ऐसा है कोई। तो यानी कि इन चीजों के लिए दवाइयां बाहर है, इलाज बाहर है, ठीक है, दवाई से लेकर सर्जरी तक। मंत्र भी बोला गया है, आयुर्वेद भी बोला गया है, होम्योपैथ भी बताया गया है। उस समय एलोपैथी नहीं था लेकिन दवा दारू बताई गई, ठीक है। अब आते हैं किसमें, दूसरे प्रकार के रोग में। दूसरा प्रकार का रोग क्या बताया गया है, आधिज व्याधि, यानी कि जब बुद्धि पे आवरण लग जाता है तो उसको बोलते हैं आधिज व्याधि, और उसके कारण जो रोग हो जाता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये इसका कारण है कि जब बुद्धि के ऊपर अज्ञानता का कारण, अज्ञानता का आवरण लग जाता है, ठीक है, हमें अज्ञानता रहता है, अविद्या जिसे बोलते हैं। तो किस चीज की अविद्या, ये मेन क्वेश्चन। तो इसका अगर आपको क्वेश्चन का अगर कोई यहाँ मेडिसिन का लाइन का होता तो हम बोलते हैं अपनी लाइन में कि इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब ये रोग कैसे कैसे होगा, ठीक है, बुद्धि के ऊपर आवरण कैसे कैसे लगा, या बुद्धि व्यथित कैसे हो गया, ठीक है, फैक्टर कैसे बन गया। तो भगवत गीता में इसके लिए अच्छा लिखा गया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोद्विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी कि जब हम किसी विषय वस्तु के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है,
आसक्ति बढ़ने के कारण हमें को उसे पाने के लिए चेष्टा होती रहती है, बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जब ना मिले तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो फिर हमारी स्मृति काम नहीं करती, लालच बन जाता है, काम उसे पाने की बिल्कुल हद तक चले जाते हैं, स्मृति खराब हो गई, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। वही जब स्मृति अब पता ही नहीं आपको कि अच्छा है या बुरा है जो भी मैं करने जा रहा हूं, तो उससे बुद्धि भ्रंशात्, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी बुराई, बर्बाद, बीमार, रोगी। ठीक है, इसका कितना अच्छे से बताया गया भगवत गीता में। तो उसका बुद्धि का काम क्या था? बुद्धि का काम होता है मन को कंट्रोल करना, एनालाइज करना कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। और मन का काम क्या है? एक टहनी से दूसरी टहनी में, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में फुदकना, है ना। तो मंकी माइंड क्या है? मंकी माइंड है, चंचल है ना। तो चंचल है तो उसका काम तो भटकना ही है, लेकिन बुद्धि का काम क्या था? उस पर कंट्रोल करना। लेकिन जब कंट्रोल नहीं कर पाती तो क्या क्या रोग, तो क्या क्या रोग होगा? जब अब बुद्धि के ऊपर अज्ञानता का, यानी कि हम हैं क्या, हु एम आई, जब हमें इसके बारे में पता नहीं कि मैं कौन हूं, तो क्या होता है फिर? अब बुद्धि मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मन हो गया आपका फ्री। अब मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो जब मर्जी मेरी हो गई तो क्या होगा? मन हो गया बिल्कुल फ्री। अब वो अपना आपके सेंस ऑर्गन को जहां चाहे वहीं ले जाएगा। अब एनालाइज करने वाला कोई नहीं है। आपके मम्मी ने बोला कि भाई बेटा ऐसे मत करो, अरे मम्मी आपने ऐसे कैसे बोल दिया। आपके हस्बैंड बोल रहा है कि ऐसे मत करो, कैसे बोल दिया। आपके सीनियर बोल रहे कि ऐसा मत करो, मेरे से ज़्यादा जानते हो। आपके वाइफ नहीं बोल रही कि भैया मत करो, रुक जाओ, तू ज़्यादा पढ़ी है, मैं ज़्यादा पढ़ा। ठीक है, ये सारा हो गया। अब क्या होगा? उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। अगर नहीं मिला तो क्रोध, अगर छीन लिया या चला गया आपका जिस वस्तु के बारे में आपकी इच्छा थी, अगर वो चला गया तो बिल्कुल डिप्रेसिव होना, या तो फिर एंजाइटी होगी या डिप्रेसिव होगा। तो अगर एंजाइटी होगा तो क्या होगा? अगर गुस्सा आ गया आपका तो सांस तेज तेज फूलती है आपकी, सांस तेज तेज। गुस्से में देखा ना, किसी को गुस्सा आएगा तो सांस फूलती रहती है एकदम से, फटाफट आप लेते रहते हैं। जब सांस तेज चलती रहती तो वो अब क्या कर रहा? अपना डोमिनेंट फैक्टर पे कंट्रोल करेगा। कौन है उसका डोमिनेंट फैक्टर? ये बॉडी जो देख रही है। तो क्या होगा? जब सांस तेज चलेगी तो आप देखते होंगे मेरा हार्ट रेट भी बढ़ने लग गया, मेरा हार्ट रेट बढ़ गया तो मेरे को गैस भी होने लग गया, मेरे हाथ पांव लाल हो गए, पसीना आने लग गया, सारा बिल्कुल गर्म शरीर, ठीक, एसिडिटी सब चीज होने लगा, पेन बढ़ने लग गया। हो गया। उसी के कारण क्या क्या हो गया आपको? एसिडिटी हो गया, पेन हो गया, अल्सर टाइप के हो गए, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, ठीक, ऑटो इम्यून तक चला गया बात। ठीक है, कहां से चला था? मन से चला था। कहां पे आया? बॉडी पे आया। बॉडी पे भी जब कंट्रोल नहीं रहा तो इम्यून पे भी चला गया। इसे क्या बोलते हैं? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। अब वहां तक चला गया, उसके बाद भी बढ़ने लग गया। तो कोई बोलता होगा मेरे को स्किन का ये है, कोई बोलता होगा मेरे नर्वस सिस्टम का है, कोई बोलता होगा कि मेरे को ऑटो इम्यून डिजीज बोला है डॉक्टर ने। उसमें आप सब चीज लगा दो, जिस ऑर्गन को होगा उसके नाम से वो ऐड हो गया। कहां चला गया? कारण क्या था? मन। और उसी में क्या क्या रोग हो गए? एसिडिटी, पेन, शुगर, हेडेक, बीपी। ठीक है, अब इनमें क्या बोला गया था? इनमें बोला गया है कि ये सारे रोग मन के अंदर, यानी कि बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई तब हुए हैं। इसका कॉजल फैक्टर कहां है? अंदर। ठीक है, तो उनका बोला है कि इलाज भी अंदर ही होगा। जो रोगों का कारण शरीर के बाहर था उनका इलाज भी बाहर से ही सोर्स मिलेगा। जिन रोगों का कारण अंदर है उनका इलाज भी अंदर ही मिलेगा। लेकिन आज का सिनेरियो क्या बता रहा है?
जिसको शुगर है वो दवाई भी खा रहा है, इंसुलिन भी खा रहा है, सुबह भी खा रहा है, दिन में अलग खा रहा है, शाम को अलग खा रहा है। सुबह वाली अलग कंपनी की, दिन वाली अलग कंपनी की, रात वाली अलग कंपनी की। इंसुलिन सुबह वाला दूसरी कंपनी का, रात वाला दूसरी कंपनी का। बीपी वाला भी सेम है कि इस बीपी से दवाई नहीं चल रहा है कम, अच्छा दूसरे कंपनी का भी डालो। अच्छा आपका हार्ट रेट भी चल रहा है, उसको भी खाओ। शाम को आपका रीनल भी ज्यादा दिक्कत ना आ जाए, उसके लिए भी खाओ। वो भी काम ना रहेगा तो ये ब्लॉकर भी खाओ, वो ब्लॉकर भी खाओ। दवाइयां इतनी हो गई आपके पास कि आपको पता नहीं। साथ साथ में एसिडिटी की भी खाओ। फिर वो आपने बोला पेन हो रहा, उसकी भी साथ में खाओ। आपने बोला रीनल भी इशू हो रहा है, क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ रहा है मेरा, सब चीज यूरिक एसिड भी बढ़ने लग गया, हाँ ये भी खाओ। वो जीएफआर भी कम आ रहा, ये भी खाओ। आपने बोला अच्छा फिर मेरा तो लंग पे भी प्रॉब्लम आने लगा, हाँ ये भी खाओ। दवाइयों पे दवाइयां चल रहा है। और शास्त्रों ने क्या बोला है? अंदर दवाइयां कब खानी है? बाहर दवाइयां तो तभी खाना ना जब सोर्स ऑफ डिजीज आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहेगा। और चल क्या रहा है? उल्टा सारा उल्टा। कोरोना काल आया, ठीक है, उस समय आपने सबने काढ़ा पिया होगा दबा के, सब ठीक हुए। लेकिन जब अपने उस पर आ गया कि बीपी हो गया, मेरे को शुगर आ गया, तो फिर और दवाइयां वापस आने लग गई। तो क्या ठीक हो पाओगे? कोई भी सिंपल सी बात है, जितना मैंने बताया ठीक होंगे इन दवाइयों से? ये सबको पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। दवाइयां बढ़ते रहेगा। कब तक खाना है ये बीपी की दवाई? किसी भी डॉक्टर ने आपको बोला है कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए है, 1 महीने के लिए देख लो, उसके बाद कम हो जाएगा। शुगर के लिए बोला हो, कभी बोला? लाइफ लॉन्ग खाइए। क्यों बोला है कि लाइफ लॉन्ग खाइए? रिस्क नहीं लेना। सर बैलेंस ही होता तो वो दवाइयां फिर बढ़ती नहीं। रिस्क अगर बीपी का मेडिसिन से बैलेंस हो पाता तो बीपी का मेडिसिन बढ़ती नहीं। शुगर की एक मेडिसिन से बैलेंस हो पाता तो शुगर की मेडिसिन बढ़ती नहीं। समझ रहे हैं आप? सब बोलते हैं कि कंट्रोल में, हम कंट्रोल में हैं। क्या एक्चुअल में कंट्रोल में हैं आप लोग? तो क्या कारण है कि हमें जो भी रोग हैं, सारे जो भी यहां आए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है? जो हॉस्पिटल में है इंफेक्शन के कारण है, किसी ट्रॉमा के कारण है, कैजुअलिटी किसी एक्सीडेंट के कारण है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो यहां पे आए हैं, जिनको भी डॉक्टर बोलते हैं लाइफ डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनका कॉज तो ये नहीं है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी नहीं है अंदर ही है। लेकिन हम दवाइयों पे दवाइयां खा के बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी खाना है, वो भी खाना है। तो कारण क्या है? हमारे इन जितने भी आप लोग यहाँ हैं, उनका कारण क्या है? बुद्धि पे आवरण लगा हुआ है, अज्ञानता का। तो उसको मिटाने के लिए उन्होंने बोला है कि ये कारण जितने भी हैं उनका आउटसाइड ऑफ द बॉडी कारण नहीं है, तो दवाइयां आउटसाइड ऑफ द बॉडी नहीं होगी। तो उसके लिए क्या है? आवरण लगा है, तो अज्ञानता का लगा है। अज्ञानता का कारण लगा है, तो उसके लिए फिर उसका कारण बताया गया है कि क्या करना है। फिर अगर अज्ञानता है तो क्या करना उसके लिए? तो ज्ञान लेना पड़ेगा ना। तो ज्ञान लेना इसका इलाज है। सोचो, तो ज्ञान किस चीज का लेना है? ज्ञान लेना है कि हु एम आई, एक्चुअल में मैं हूं कौन। मेरा नाम सुमित रावत है, मेरा नाम थोड़ी है सुमित रावत, इस बॉडी का नाम सुमित रावत है ना। मैं हूं कौन, तो वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बोला है उन्होंने, शास्त्रों ने क्या बोला कि ये पहले पूरा समझ लो कि आप हैं कौन। तो हम क्या हैं? अगर देखें बॉडी के ये जो शरीर दिख रहा है, इसके अलावा भी हमारे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि हमारा जो ये शरीर दिख रहा है, मैं जो हूं, मैं अकेला यही शरीर नहीं हूं, इसके साथ साथ 4 और लेयर घूम रही है। कौन कौन है वो? ये जो दिख रहा है अन्नमय कोश है, उसके ऊपर जो उसे कंट्रोल करने वाला है उसे बोलते हैं प्राणमय कोश। उसके ऊपर का जो हायर लेवल है उसे बोलते हैं मनमय कोश। उसके भी ऊपर जो बोलते हैं उसे बोलते हैं विज्ञानमय कोश। और जो बिल्कुल सुप्रीमो है उसे बोलते हैं आनंदमय कोश। तो
एक्चुअल में हम आए थे इस संसार में आनंदमय कोष की खोज में, और भटक भी रहे हैं उसी की खोज में। आप 2 पैसे कमा रहे हैं ना, स्टार्ट जब घर से निकले होंगे किस लिए आए थे? कि खुशी मिले मेरे को। तो खुशी नहीं थी वो, आनंद की खोज थी वो। जब पैसे पैसे खोजते 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 आप इतना पैसे कमाने लगे कि पैसा अब ज्यादा ही हो गया, फिर आपकी इच्छाएं और बढ़ने लगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मन को और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो वो आनंद ऐसा है कि अगर वो मिल जाए तो उसके अलावा फिर कुछ नहीं चाहिए। तो वो है आनंदमय कोष। ठीक है, कि अगर वो एक बार मिल जाए तो उसके बाद दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आप किसी को रसगुल्ला पसंद है, 1 2 2 2 4 2 8 2 10 2 1 किलो, रास्ता नहीं है तो 1 किलो अकेला भी खा सकता है। ठीक है, तो उसे भी अगर 5 किलो रख दिया तो वो बोलेगा भाई बस करो। लेकिन अगर ऐसा कौन सा चीज है कि बस अगर मिल गया तो उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए बस, वो है आनंदमय कोष। लेकिन उसके नीचे एक लेयर है विज्ञानमय कोष, जिसकी बात मैं कर रहा हूं। तो विज्ञानमय कोष मैंने अभी बताया कि क्या कारण है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब मन में बार बार कोई सब्जेक्ट आते रहते हैं, उनके प्रति हम सोचते रहते हैं, तो विज्ञानमय कोष वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जो दूसरा लेयर है विज्ञानमय कोष, उसको भ्रष्ट कर देता है हमारी इच्छाएं वासनाएं सारे। ठीक है, उसके नीचे जो मनमय कोष है, जब विज्ञानमय कोष बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो फ्री हो गया, क्योंकि बुद्धि का काम है उसे पकड़ के रखना, उसके लगाम को कस के रखना। तो जब वो छूट गया तो अब क्या हो गया, मनमय कोष हमारा व्यथित हो गया है। ठीक है, डिजीज हो गया, फ्री हो गया, डाउन भी जा सकता है, अप भी जा सकता है। तो ऐसे वो डिजीज हो गया। उसके नीचे प्राणमय कोष। तो जब मन भटक गया तो मन क्या होगा, या तो तेज चलेगा या फास्ट कम चलेगा। तो वैसे हमारा ब्रीदिंग एक्टिविटी में रहेगी, कम चलेगा या ज्यादा चलेगा। कम चलेगा तो बिल्कुल डाउन, हमारे सांसें धीरे धीरे चलेगी, हमारा हार्ट रेट भी धीरे धीरे चलेगा, हमारी पूरी फिजिकल एक्टिविटी भी धीरे धीरे चलेगी ना। हम क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म आपका लो चल रहा है जी, अग्नि थोड़ी मंद पड़ी है आपकी जी, है ना। तो इसका मतलब आपकी सांसें भी थोड़ी मंद पड़ी है और मन भी थोड़ा आपका शांति पड़ा हुआ है। उसका आगे दूसरा क्या रूप है कि तेज चल रहा है सब चीज, मन तेज है, कभी इधर चल रहा है कभी बिल्कुल फर्राटा, जिसे आप बोलते हैं ब्रेन फॉग है। मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन क्या चीज मैं सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा हूँ, एक चीज पे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कभी मैं जैसे इस पे कंट्रोल सोच रहा हूँ तब तक दूसरा सब्जेक्ट आ जा रहा है, बिल्कुल गुस्सा भी आ रहा है, उससे हाथ का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तेज चल रहा है, सांसें तेज चल रही हैं आपकी, सांसें तेज चल रही है तो प्राणमय कोष आपका डिजीज हो रहा है। और प्राणमय कोष जब डिजीज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, अफेक्ट किसको दिखा रहा है, अन्नमय कोष को, जो शरीर हमको दिख रहा है, जिसको आप देख पा रहे हैं, मैं इधर देख पा रहा हूं। तो इसमें कैसे कैसे रोग कर रहा है, वो बीपी बढ़ा दे रहा है, आपका एसिडिटी बढ़ा दे रहा है, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन कर दे रहा है, कभी आपको डायरी कर दे रहा है, कभी पेन कर दे रहा है। इन चीजों के लिए फिर और अंदर जा रहा है, और ज्यादा सोच रहे हैं और ज्यादा सोच रहे हैं तो आपको एलर्जी टाइप का भी हो जा रहा है, शुगर बढ़ जा रहा है आपका, ठीक है, थायराइड का प्रॉब्लम हो जा रहा है, ऑटो इम्यून बता दिया कि भाई अब इनसे भी आपने दवाई खाना चालू कर दिया, ऑटो इम्यूनिटी भी चला गया, उससे भी फिर आपने दवाइयां चालू कर दी, उसके बाद आपको दे दिया स्टेरॉइड। भाई इस स्टेरॉइड से क्या होगा तो कुछ नहीं, इलाज तो नहीं है। मैंने बोला था इलाज है क्या, इलाज तो नहीं है, लेकिन कंट्रोल, जैसे आप लोगों ने बोला कि कंट्रोल कर लिया तो वो 2-3 साल तो कंट्रोल करेगा, लेकिन जो है मन में व्यथित जो चल रहे हैं क्वेश्चन वो तो खत्म नहीं हुए ना आपके, फिर दोबारा तो उठेगा, वो दोबारा उठेगा तो फिर दूसरा ही रूप लेगा। इवन कैंसर तक का भी डिजीज होने लग गया। कैंसर का भी आप दवाई खाते हैं, इलाज करवाते हैं, आपने देखा होगा कि कैंसर का इलाज करके भी आदमी टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन कॉज की तरफ ध्यान ही नहीं गया, दवाइयों की तरफ ध्यान जाता रहा कि किस कंपनी का अच्छा होगा, कौन सा हॉस्पिटल की दवाई अच्छी होगी, कौन से डॉक्टर की अच्छी, किसकी डिग्री ज़्यादा है उसकी दवाई अच्छी है ना। तो दवाइयाँ कॉज नहीं थी, दवाइयाँ कॉज नहीं थी, फैक्टर इंपॉर्टेंट था। तो हमें इस चीज़ का अभी ज्ञान हो रहा है कि हम अकेला, मैं सुमित रावत नहीं हूँ, ये शरीर जो दिख रहा है ये सुमित रावत नहीं है, ये तो 5 कोषों में बिल्कुल बदला हुआ है, 5 कोष है। अब उसको भी डिसेक्ट करेंगे तो ये जो बॉडी दिख रही है, जो शरीर दिख रहा है, वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है।
अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ठीक है, जब पांचों से ये बना है, वो फिर मैं डीप में जाऊं तो फिर और ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, उन पांचों से ही स्टार्ट कर देता हूं मैं। पांचों से ये बना है, अगर वो डिसबैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा? फिर भी रोग होगा। ऐसे ही रावण ने भी बताया कि डिजीज का कॉज क्या क्या होता है। ठीक है, उसने बताया आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और हमारे पूर्व जन्म को कर्म, जो पुराने पिछले जन्म में हमने कर्म किए थे, उसका भी इस जन्म में ट्रीटमेंट और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये रावण ने भी बताया, हमारे आयुर्वेदिक गुरु ने भी बताया। रावण कितना, देखो उसने कितना डिफेक्ट बताया कि धातुओं की विषमता भी हो, धातुओं की विषमता भी हो, और पूर्व जन्म में किए गए कर्म भी हो, उन सब के द्वारा आपको रोग उत्पन्न इस जन्म में होंगे, ऐसे हमारे शास्त्र बोलते हैं। और आप मैक्सिमम लोग ज्योतिष में भी गए ही होंगे। ज्योतिष वाले जिस दिन आपका बेटी जन्म लेती है, अगर अच्छे जो समझदार हैं, उसी दिन उनका ज्योतिषीय जन्म कुंडली भी बना देते हैं। उसी दिन से आपको पता चल जाता है कि मेरा जो बेटा या बेटी हुई है, इसकी प्रकृति क्या है, इसको आने वाले दिनों में कौन कौन से रोग होंगे। अगर ज्योतिष और बड़ा होगा तो वो ये भी बता देगा कि पिछला जन्म में मृत्यु कैसे हुई थी, इसने कर्म कैसे किए थे, वैसे वैसे उसका बताएगा कि ऐसे ऐसे रोग इसको होंगे। सोचिए, फिर पांचों तत्व क्या है कि पांचों तत्वों में अब उसको जब आपस में मिलेंगे तो वात, पित्त, कफ बनेंगे। पांचों जो तत्व हैं फिर वो दोष बन जाते हैं, वात, पित्त और कफ। उनमें से जब हम जन्म लेते हैं तो कोई एक प्रकृति के हम पैदा होते हैं, खास जो होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बनती रहती है और जैसे हम दिशा, देश, काल, समय ये सब चेंज करते रहते हैं, तो तीनों प्रकृति अपना अपना लक्षण और बढ़ाने लग जाते हैं या चेंज करने लग जाते हैं। उनका भी देखो कारण कितना है ना? है ना इंटरेस्टिंग कि बचपन में जिस दिन पैदा होते हैं हम, उसी दिन हमें पता है कि हमें क्या क्या रोग होंगे। तो यानी कि जब हम पैदा हुए हैं और पहले दिन पता चल रहा, तो इसका कॉजल फैक्टर तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, तो आउटसाइड तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी आदिज व्याधि दो रूपों में फिर बताया उन्होंने। एक तो बताया अनादिज व्याधि, जिसका कि रोग का कारण आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फिर बोला उन्होंने दूसरा कारण कौन सा? आदिज व्याधि, जिसका कि इनसाइड ही कॉज है। ठीक है, तो दो हो गए। इनमें भी दूसरा कारण के भी उन्होंने दो अलग अलग तत्व बताए। एक बताया सामान्य, जो मैंने सारा बताया अभी, कि आपका मन फ्री हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ठीक है, फिर आपका श्वासों में, प्राणमय कोश पे, फिर अन्नमय कोश पे दिक्कत हुई। उसमें बताया सार रूप, जिससे कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, जो कि जन्म होते ही बीमार होके आता है लोग। आपने देखोगे ना, जन्म होते ही किसी का बोलते हैं कि हार्ट का इशू है, किसी का एक पार्ट नहीं है, किसी का बैक नहीं है, किसी का आधा चेहरा है, किसी का कोई ज्यादा अंग हो गए। ये सब डिजीज कैसे हुए? पैदा होते ही हो गए। ठीक है, उसका कॉजल फैक्टर भी उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में किया गया कर्मों के फल मिलेंगे, और साथ में क्या मिलेंगे, किसके कारण? पेरेंट्स के द्वारा किया गया गलतियां। पेरेंट्स के द्वारा किए गए गलतियों की सजा कौन भुगत रहा है? जो आने वाली है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? किसी की याद है आपको? हिस्ट्री में जाओ, बहुत पहले जाओ, पढ़ा होगा आपने। अष्टावक्र सुना है किसी ने? अष्टावक्र का नाम सुना है? अष्टावक्र गीता पढ़ी होगी किसी ने? अष्टावक्र जनक का जनक जी के वहां आया था। अष्टावक्र जनक जी ने, राजा जनक ने बुलाया था, तब अष्टावक्र ने आके उसके प्रश्नों का जवाब दिया था। धन्य हो, वही वाला अष्टावक्र जब अपनी मम्मी के पेट में था, और कहोड़ ऋषि थे उसके बाप, फादर, और वो अब उसकी वाइफ से डिस्कस कर रहे थे, शास्त्रार्थ कर रहे थे। ठीक है, और अष्टावक्र कहाँ था? पेट में।
तो पेट में जब था तो उसके पापा ने गलती कर देते, शास्त्र तो ऐसे नहीं बोला जाता, उसमें एक गलती भी हो गई तो उसकी सजा भरपाई मिलनी है। तो उसने थोड़ी उच्चारण में गलती किया तो उसने अंदर से उसे करेक्ट किया, पेट के अंदर से करेक्ट किया उसने। सोचो, तो जब वो अष्टावक्र के पापा ने सोचा कि ये जब कोख से मेरे को सही करेक्ट करा रहा है तो ये जब पैदा होगा तो क्या कर देगा ये, तो उसने उसे श्राप दिया कि जा टूटा फूटा पैदा होना तू। जब वो पैदा हुआ तो वो टेढ़ा मेढ़ा ही पैदा होगा। और उससे पहले जो माता जी बोल रही कि जनक के दरबार में जनक का एक बहुत बड़ा तेज वो था पुरोहित, जो कि शास्त्रार्थ में सबको चैलेंज देता था कि अगर कोई मेरे को हरा दे तो मैं उस अपने पूरा संपत्ति उसको दे दूंगा, और अगर हार गया तो मैं उस तालाब में डाल दूंगा, मर जाएगा। तो इस अष्टावक्र का पापा वहां शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे और हार गए थे और वो मरा हुआ समझो। यही अष्टावक्र जनक के ऋषि में जाते हैं और जो बोलते हैं ना, जनक के ऋषि में बोलता है वही उसी का डायलॉग है कि क्या यहाँ सब चमार हैं क्या, सुना है ना, कहीं सुना होगा आपने, यानी कि सारे चमड़ी देख के डिस्कस करते हैं क्या, दूसरे को पहचानते हैं क्या, ये अष्टावक्र का डायलॉग है। हे राजा जनक, तुम्हारे राजभवन में सारे चमार बैठे हैं क्या, मैं सोचा था कि सारे शास्त्रार्थ वाले बैठे हैं, ये डायलॉग है। तो उसने फिर शास्त्रार्थ करने वाले जो ऋषि था उसको हराया था, और फिर उसने बोला था कि मुझे अपने पिताजी चाहिए, अपने पिताजी को जीत के वापस लाया था, वो है अष्टावक्र, यानी कि माता पिता के कर्मों के द्वारा। दूसरा आपने प्रहलाद ऋषि सुना होगा, प्रहलाद तो नाम सुना है ना, उसने कोख में ही नारद के द्वारा पूरा ब्रह्म ज्ञान ले लिया था, ठीक है। अभिमन्यु तो सुना है ना सबने, अभिमन्यु का नाम तो सुना ही है, सुना है ना। सुखदेव ऋषि तो सुना ही होगा आपने, व्यास मुनि के बेटे, उन्होंने पेट में ही वो ले लिया था, ज्ञान ले लिया था। ऐसी कई हैं, ठीक है, इन्होंने पेट में ही लिया था। और ऐसे ही अभी देखो, वो तो हो गई पुरानी बात, अभी देखो आपने तो देखा होगा, अभी जो औरत पेट से प्रेग्नेंट है और उससे अगर एंजाइटी है, यानी घर का माहौल ऐसा है कि बिल्कुल डेली लड़ाई झगड़ा हस्बैंड से, परिवार वालों से, ठीक है, और दूसरा रूप देखोगे घर में पूरा उस समय भजन वगैरह चल रहा है, सत्संग चल रहा है, पूरा ज्ञान की बातें हो रही है, उनके बेटों में देखो कि उनका जो औलाद पैदा हो रही है उनमें कितना अंतर दिख रहा है। बेटा अगर हुआ जिसके यहाँ एंजाइटी वगैरह पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसका बेटा बचपन से एंजाइटी फील करेगा। क्यों? क्योंकि मम्मी ने सारे सहे हैं, जो बोलना नहीं चाहती वो बच्चे में आएंगे। ऐसे ही जहां बिल्कुल शास्त्रार्थ चल रहा है, भजन चल रहे हैं, उनका बेटा देखो शांत आराम से खुशनुमा पैदा हो रहा है। आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकली बातें हैं, ठीक है। तो इसे बोला है सार रूप, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं जिसको, तो 2 रूपों में बताया गया, ठीक है। तो 3 चीज बताया मैंने आपको, पहले 2 चीज बताई, क्या क्या, आदिज व्याधि, आदिज व्याधि में 2 पार्ट, कौन कौन से, सार रूप, सामान्य रूप। सामान्य में क्या आते हैं, मन के द्वारा जो भी रोग होते हैं जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, और उसके कारण जो हमारा प्राणमय कोष खराब होता है, प्राणमय कोष के कारण हमारा ये अन्नमय कोष खराब होता है, अन्नमय कोष के कारण हमें ये सारे बीमारी आते हैं, जिसके कारण हम जगह जगह भटक रहे हैं कि जिसका इलाज नहीं मिल रहा आज तक। दूसरा उसमें बताया मैंने सार रूप, जिसका कि कॉज क्या है, पूर्व जन्म है ना, जन्म से पहले जो जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। और तीसरा क्या बोला, अनादिज व्याधि, जिसका के कॉजल फैक्टर डिजीज का कहाँ है, आउटसाइड बॉडी, तो उसका इलाज कहाँ का बताया मैंने, जिसका कारण आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, उसका इलाज भी कहाँ होना चाहिए, जिसका आउटसाइड, तो उसके लिए दवाइयां बताई गई हैं, ठीक है, ऑपरेशन बताया गया है, मंत्राज बताया गया है, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा है, उल्टा खा रहे हैं। गैस एसिडिटी हो गई तो लो दवाई, इवन डॉक्टर भी दवाई खाने लगे। आप तो ऐसी हैं कि चलो भाई वो तो डॉक्टर ने बोला, मेरे पास ऐसे ऐसे डॉक्टर आए कि वो खुद ही चल रहा है उनका, और उन्होंने शास्त्र भी पढ़े हैं, उन्होंने शास्त्र भी पढ़े हैं और अच्छे अच्छे डिग्री भी लिए हैं, लेकिन उनका कहना क्या है कि भैया मुझे तो अर्जेंट में इलाज चाहिए ना, मेरे पास 100 लाइन लगी हुई है, मुझे पेशेंट देखना है, मैं अगर वो करूंगा तो फिर कब मैं अपना ट्रीटमेंट करूंगा, तो लो फिर फंसो, तो कब तक चलेगा ये, तो जब तक है जान
जब तक है जान, यही बोलते हैं ना डॉक्टर कि जब तक जान है दवाई खाते रहो। तो आदि जब व्याधि में क्या करना है, पहचानना है आपकी हम हैं कौन। तो हम हैं कौन, हम 5 हैं। कौन कौन से हैं हम? नहीं पहले अनंत 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 क्या? मेरे को रास्ते में मत पूछना प्लीज कि कल आपको कौन से बोला, क्योंकि मैं रास्ते में सुमित रहता हूँ, फिर वो डॉक्टर में खाली क्लिनिक में बैठता हूँ। ठीक है, अभी बता देता हूँ मैं आपको। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनमय प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। अन्न बोले तो जो जन्म लेता है, जिसका पोषण होता है, जिसको अन्न में मिल जाना है, उसे क्या बोलेंगे? अन्न। ठीक है, अन्न पे जो कंट्रोल करे उसे क्या बोलेंगे? प्राण। ये ब्रीदिंग उसको रेगुलेट करती है। ब्रीदिंग प्राण नहीं है, लेकिन ब्रीदिंग से वो रेगुलेट होती है। ठीक है, प्राणमय कोश। इसलिए हम प्राणायाम करवाते हैं आपको। बहुतों को बोलता हूं मैं कि आपका मेन ट्रीटमेंट प्राणायाम है, और कुछ मत कीजिए आप, दवाइयों के चक्कर में मत रहिए, प्राणायाम पे फोकस कीजिए। कईयों को बोलता हूं मैं, लेकिन उनको क्या लगता होगा, बोरिंग ट्रीटमेंट है यार, सबसे ज्यादा बोरिंग है, डॉक्टर बेकार है। ठीक है, प्राण, हाँ ऐसे सीधी सी बात है, हम जानते हैं ना। प्राणमय कोश को अफेक्ट किसने किया? मन। तो मन पे एकदम से नहीं जाना है, क्योंकि मन तो क्या है, किसी और के द्वारा संभाला जाता है। तो विज्ञानमय कोश को सही करना है, तो विज्ञानमय कोश को हील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आनंद में रहने का, बहुत बढ़िया। प्राणमय को यानी कि प्राणायाम को कंटिन्यूस बनाना है। मंदिर, मस्जिद, गुरु द्वारा, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वहां एक्टिव रहना है। ठीक, और सत्संग सुनना है। ठीक है, गुरु के पास रहना है। कितना अच्छा ट्रीटमेंट है। गुरु के पास क्यों रहना है? क्यों, कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में बताएगा ना। एक लाइन उनका, पूरा दिन भर वो कुछ भी बोले, लेकिन ढूंढना है कि एक लाइन मेरे कारण मेरे लिए क्या होगी। प्रेमानंद जी महाराज को सब सुनते होंगे, लेकिन सब तो आपके लिए नहीं है, लेकिन कोई एक लाइन ऐसे चुप जाते हैं आपको, अरे ये मेरे लिए बोला उसने, है ना। ऐसी हमारे पास 2-2 गुरु माँ हैं। ठीक है, किसी ने भी कहीं ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे बैठ के वही ज्ञान आएगा। रास्ते में चलते चलते पता नहीं उन्होंने आपको क्या बोल दिया हो, वही आपकी समझ में होगा, अरे मेरे लिए था यार, तो मुझे पता ही नहीं चला। सुना है ना आपने कि पता नहीं कहाँ पे बोलते हैं वो। ऐसे ही जब यहाँ आते हैं आप, तो यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं हम, डिनर के बाद बोलते हैं कि भैया लेक्चर अटेंड कीजिए। पता नहीं किस डॉक्टर ने कौन सी बात बोल दी जो कि आप ही के लिए हो। तो जो बोल रहे थे कि डायबिटीज के बारे में बताओ, जो बोल रहे थे कि फॉलोअप के लिए समझाओ, जो बोल रहे थे कि मेरे को बीपी के लिए बताओ, कुछ ना कोई तो एक लाइन बोलेगा। आज मैंने इतना टाइम पास किया आपका, कोई ना कोई तो इन चीजों के बारे में बताएगा ना आपका, क्योंकि पता नहीं कौन सा किस टॉपिक पे बात करे। कोई कॉजल फैक्टर पे बात कर सकता है, कोई ट्रीटमेंट पे बात कर सकता है। फॉलोअप के लिए आप अपने डॉक्टर के पास पर्सनल पूछ सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना है। सबका कॉजल फैक्टर अलग अलग है ना। ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, साधु सामान्य में तो मैंने बता दिया। सामान्य में मैंने अभी अन्नमय कोश छोड़ा हुआ है। ठीक है, अन्नमय कोश में क्या करना है, उसमें अन्नमय कोश को हील करने के लिए क्या करें, हम अपना पंच तत्वों को कंट्रोल में रखें, उन्हें बैलेंस करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे अफेक्टेड तो वही होता है ना, सबसे जूनियर वही है, जो दिखता है वही सबसे अफेक्टेड है। चाहे मन के द्वारा हो, चाहे बुद्धि के द्वारा हो, चाहे श्वास के द्वारा हो, चाहे किसी के द्वारा, अफेक्टेड कौन है, अन्नमय कोश। तो अगर अन्नमय कोश है तो उसके लिए पंच तत्वों पे कंट्रोल करना है, और पंच तत्वों से ही 3 दोष होते हैं, तो तीनों दोषों बैलेंस अपने आप होगा। तो पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर में तो नहीं होगा, एलोपैथी हॉस्पिटल में तो नहीं होगा, उसके लिए कहां जाना पड़ेगा, निर्वाणा निर्वाणा ही जाना पड़ेगा। साल में 6 महीने। वो तो आपके कंडीशन कितना डीप घुसे हो आप अपनी इच्छा, कामना, वासनाओं में, वो तो आपको देखना है कि हम कितने डीप में हैं, उतनी देर में जाना है ना। तो उसके लिए नेचुरोपैथी सेंटर जाना पड़ेगा। नेचुरोपैथी सेंटर में क्या फायदा है कि आपके पंच तत्वों के साथ आपका प्राणमय कोश भी हील हो रहा है।
आपका अन्न में कोष में हाइड्रोथेरेपी, मसाज, बस्तियां, एनिमा वगैरह दे के, पैक दे के आपको, आपका डाइनिंग सिस्टम भी, डाइनिंग जो हॉल है वो भी ट्रीटमेंट दे रहा है। अन्न है ना वो, तो वो अन्न इस अन्न को भी हील कर रहा है ना। अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु, सुना है आपने? भोक्ता देवो जनार्दनम, सुना है आपने? नहीं सुना है? सुना है ना? याद नहीं है, सुना है, ठीक है। तो अन्न भी इसको हील कर रहा है, लेकिन अब उसका क्या करें? हो गया यहाँ, इसलिए नेचुरोपैथी में जाना होता है। जो मैंने बोला सार रूप, जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, उसका क्या करें? तो उसके लिए 2-3 चीजें बताई गई हैं, जो इसमें भी सार और सामान्य के लिए बैलेंस है, कि उसमें अपने को पहचानना है। अब वो तो हो गया, चाहे मेरे मम्मी पापा ने गलती किया, चाहे मैंने पिछले जन्म में गलती किया, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को पहचानना पड़ेगा कि मैं ये नहीं हूं। मैंने जैसे बोला कि मैं ये डॉक्टर सुमित है, मैं नहीं हूं, तो उनको ये चीज करना है। उसके लिए आप उनको योग को फील करना पड़ेगा, योग को अपनाना पड़ेगा, और इसको हील करने के लिए उनको फिर वापस पंच तत्वों को समझना पड़ेगा, फिर ये 5 कोषों को भी समझना पड़ेगा, फिर जाके उनको अपने बारे में समझना पड़ेगा। गलतियां अभी की नहीं है, गलतियां पिछली हैं, लेकिन ये आगे भी बढ़ सकती हैं। इसके लिए इसको आप बोले क्या, दवाइयां क्यों खा रहे हैं हम? कंट्रोल करने के लिए। तो वो नेचुरोपैथी योगा करे कंट्रोल करने के लिए। पता तो है ना कि पिछला जन्म हो गया गलती, पूर्व जन्म में कृते कर्मम व्याधि रूपेण संस्थिता, यानी कि जो पिछले जन्म में रोग, जो गलतियां किया हमने, वो रोग के रूप में आना ही है आपको। तो उसके लिए योग है, नॉलेज है, सत्संग है, गुरु के पास जाना है, वो उसका निवारण है। उसका एक सिंपल, मेरे को एक्सपीरियंस ऐसे पेशेंट का है। कोरिया डिजीज आपने सुना है किसी ने? कोरिया डिजीज, मैं जहां पढ़ा हूं वहां एक वेदों की टीचर थी, वेद पढ़ाती थी उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और वो ऐसे करते रहते थे, मतलब उसका हाथ पांव अपने आप ही हिलता रहता था। उसे बोलते हैं कोरिया, मतलब नर्वस सिस्टम में कंट्रोल नहीं था। और उसकी माँ को भी था और उसकी बहन को भी था वो रोग। और वहाँ की जो डीन थी, उन्होंने ऐसे, आता ना क्वेश्चन आपके समझ में कि कैसी आ रही, देखो इसकी हालत, कौन सा रोग होगा। उनकी डीन ने ऐसे चलते चलते डिस्कशन में मेरे बोला कि क्या कर रहा है, तो घूम रहा, उनको ही देख ले, संभाल ले उनको, कुछ तो करवा दे, पता नहीं काम आ जाए। तो मैंने उनको, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को कि कौन सा साइंस लगाऊं इस पे, ये तो ना तो डॉक्टर की बस की बात है, तो मैं क्या करूं। मैंने उनको शीर्षासन कराया, क्योंकि प्राणायाम वो डेली करती थी, ठीक चलती भी थी, वेदों का मंत्र वो पूजा भी जाती थी, गुरु को भी सुनती थी। मैंने उनको शीर्षासन कराया, और वो बाई उसका लक होगा, और बाई मेरे को ऑर्डर कहीं से आया होगा, ठीक है। तो मैंने उनको 15 दिन से लेके एक महीने कंटिन्यू मैंने शीर्षासन कराया, और आधे घंटे बैठा रहता था। वो शीर्षासन करते समय वो ओके थी, 5वें दिन से ही वो ओके थी। जब वो शीर्षासन करती थी ओके, कोई नहीं हिलता था उसका। तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन बन रहे थे कि जब आदमी खड़ा रहता है, जो हमारा नेचुरल है ना खड़ा रहना, तब तो ये उल्टा है। जब मैं इसे उल्टा कर रहा हूं तभी ठीक है, क्या होगा ये, है ना। तो जब 1 महीने के बाद हमारा काम था कि जब ट्रीटमेंट देते थे, तो उसके बाद उसके बारे में हर दिन का हमें उसके नोट्स लिखने पड़ते थे, मॉनिटर करना पड़ता था, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, कितने बजे आए, उसने उस दिन क्या खाया, रात को उसने सपने में क्या देखा, सोना टाइम कैसा था, सब चीज़ें। क्योंकि वो कॉलेज ऐसा था कि सब चीज़ों पे उस पर स्टडी होती है। मैं इतना लकी हूँ कि ऐसे कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। तो जब 1 महीने के बाद उनको मैंने पूरा ऐसी हॉल में फिर प्रेजेंटेशन, उसका हर दिन की पिक्चर दिखाता रहा कि ऐसे 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 था। तो लास्ट में उस मेरी जो गुरु थी, जो डीन थी वहाँ की, ठीक है, उन्होंने बोला कि अच्छा आप बताओ, उनकी स्टाफ थी वो, तो आप बताओ कि आपने, ये तो डॉक्टर है, ये तो 3rd पर्सन है ना, आप और डिजीज 2 है, आप बताओ कि आपने क्या चेंजेस पाया। तो उसने जो बताया, उसने बोला जब मैं ये शीर्षासन कराया तो मैंने पहले दिन से सोचा कि अरे मेरी बॉडी को कोई, मैं अपनी बॉडी को बगल से देख रही हूँ कि मेरी बॉडी कैसे अब बिल्कुल हिल नहीं रही है। मैं देख रही हूँ अपनी बॉडी को कि कैसे सामान्य है। तो उसी पे मैं स्टडी, जब शीर्षासन करते थे वही पे स्टडी करते थे कि मैं हूँ कौन,
जब मैं देख रही हूँ तो ये है कौन, ये शीर्षासन कौन कर रहा है, देख कौन रहा है, सोचो। उसने ये किया, उसने वहां पे बताया, तो मेरे को वो डीन ने बोला कि आपने ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, ये बहुत अच्छी स्टडी है। लेकिन क्या करें, लक की बात है। लेकिन उसने बोला कि मैं ये कर रही थी कि मुझे तब पद ज्ञान हुआ जब 1 महीने के बाद कि मैं, ये जो शरीर है ना, ये मैं नहीं हूँ, मैं वो थी जो देख रहा था इस शरीर को। और शायद अगर किसी को यकीन आए तो अगर कोई बैंगलोर गया होगा, एस व्यासा कोई गया होगा, तो वेदों के टीचर है। आप गए हो तो वहाँ वेदों के टीचर है। लेक्चर जो होते हैं ना, हाँ पढ़ने बच्चे हाँ, बस ठीक है। तो ऐसे जो सार रूप जेनेटिक डिसऑर्डर है उनका ऐसे में ट्रीटमेंट होता है। तो समझ में आया कि नेचुरोपैथी में क्यों जाना है, दवाई खाने के लिए जाना है। आपके जितने रोग हैं सब दवाइयों के लिए हैं क्या, दवाइयों वाले हैं क्या, इंजेक्शन लगाने वाले हैं क्या? लेकिन फिर भी आप बढ़ाए जा रहे हो, और फिर क्वेश्चन किससे कर रहे हो आप कि जो इस दवाई को बिल्कुल इसका खिलाफ करता है उसी को बोलते हैं कि कितना दवाई डोज बढ़ाएं या घटाएं। हम तो सीधा ही बोलते हैं कि भैया अब पहले तो दवाई बढ़ाओ मत, लेकिन जब बढ़ा दिया तो आपको धीरे धीरे घटानी पड़ेगी। लेकिन पहले अपने आप को पहचानो कि आप हैं कौन, आप डिजीज हैं, इसी के डिजीज हैं क्या, ये दवाइयों के लायक हो क्या? ठीक है, तो दवाइयां आपका इलाज नहीं है। इसीलिए यहाँ अच्छे ऐसे लोग हैं हर 6 महीने बाद आते रहते हैं। और उसके एग्जाम्पल बगल में बैठे हैं 2, वो हर साल आते हैं और इवन 3-4 महीने बाद भी बीच में देखने के लिए आ जाते हैं कि यहाँ आके कुछ ज्ञान मिलता है। और ये असर हर हफ्ते, 1 हफ्ते के लिए तो पूरा नहीं रहते आप, 3-4 दिन आते हैं चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनको पता है कि क्या है नेचुरोपैथी। ऐसी कई हैं, वही नहीं और भी हैं, कई आते हैं जाते हैं। नेचुरोपैथी इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि हमारा इलाज नेचुरोपैथी में ही है। क्योंकि नेचुरोपैथी में मैंने बोला कि नेचुरोपैथी, कई ऐसे भी होंगे आप में से कि मेरे को कुछ नहीं है जी, मैं नॉर्मल हूँ, मैं तो अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। कई ऐसे कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन वो जाते हैं वो बोलते नहीं मेरे को ऐसा था, अपने हस्बैंड के कान में बोलती हैं वो कि मेरे को ऐसा रोग था, वो ठीक हो गया, मेरे को ऐसे था। कई ऐसे बोलते हैं मेरे को दवाएं चल रही, मेरा टेस्ट हो गया, सब चीज हो गया, लेकिन मैं फिर भी इजी फील नहीं कर रही थी। लेकिन नेचुरोपैथी सेंटर से जब वापस गई तो मेरे को इजी फील करने हुआ। आप में से खुद ही देख लेना, आपका वेट बढ़े ना बढ़े, घटे ना घटे, मैं मेरे पेशेंट जितने हैं मैं बोलता हूँ वेट पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बोलता हूँ। लेकिन जिस दिन आप जाओगे ना आपको फील होगा। उसको उनको मैं इतना नहीं पढ़ा सकता ना वहां पे कि आप हैं क्या, आप कैसे आया, आपको कौन सा रोग होगा। लेकिन जब आप जाते हो तो आपके सारे बॉडीज यानी 5 बॉडी, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, इन 5 कोषों पे नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट होता है। इसलिए जब आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने आप को वेल फील करते हैं, वेलबींग फील करते हैं। समझ में आया आपको? रोग क्या है, दवाइयां इलाज क्या है, हम गलती कहां कर रहे हैं, सही क्या करना चाहिए था। समझ में आया किसी का? बोरिंग तो नहीं था? नहीं। तो अगर आप फॉलो करें, किन्हीं ने बोला कि घर में जाके क्या फॉलो करें, तो अगर आप अपने को पहचानने का दोबारा फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये जो ट्रीटमेंट किसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना है उसका भी मैंने बता दिया। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। बच्चों को कैसे डाइवर्ट करें? हाँ, एक मिनट वो मैंने बोला था बच्चों के लिए। हमारे शास्त्रों में लिखा था 16 संस्कार बताए गए थे, गर्भ संस्कार भी बताया गया था। अभी सब भूल गए हैं गर्भ संस्कार। लेकिन अगर कोई अपने बच्चों को जब शादी होते हैं, चाहे लड़की हो लड़का हो, उनसे पहले एक बार ऐसे नेचुरोपैथी में ले जाओ, क्योंकि नेचुरोपैथी में प्रिवेंशन भी होता है। और यही ज्ञान जब उनको नॉलेज मिलता है तो उनका अंदर जाएगा बच्चों के, तो वो उस टाइम पे जब ये चीज उनको पता रहेगा कि नहीं हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे बच्चों में चला जाएगा, तो अभिमन्यु वाली और अष्टावक्र वाली गलतियां नहीं होगी। तो एंजाइटी जो बच्चों में आजकल बच्चों में हो रहा है वो नहीं होगा।
ठीक है, इसीलिए उनको भी नेचुरोपैथी में ले जाओ। नेचुरोपैथी में कुछ भी ना करें, कम से कम उनको घुमा के लाइए। वो प्रकृति हो, उनको धीरे धीरे दूसरी बार तीसरी बार जाके उनको समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन पे भी काम करता है। धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू सर।